नमस्कार दोस्तों, ओमनी चैनल में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, 69वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2023 जो कि हुआ था 30 सितंबर है ना 2023 को। तो इस वीडियो में 91 क्वेश्चन जो है पहले ही मैंने कंप्लीट कर लिया था, और ये बीपीएससी द्वारा जो जारी किया गया प्रोविजनल आंसर की है जो कि सबसे सटीक है और सब जगह जो है रिमार्क्स दे रखा है उन्होंने, तो चेंजेस होने की संभावना भी कम है। तो ये पार्ट 2 है, 92 नंबर क्वेश्चन से यहाँ स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो अगर आपने पहला नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लास्ट में भी आपको मिल जाएगा लिंक, और या हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो पहला चलिए 91 से 2 से। तो देखिए 92 यहाँ पर दोस्तों, बिहार की भौगोलिक संरचना चट्टानी प्रणालियों से बनी है। चट्टानी प्रणालियों का उनके विवरण से मिलान कीजिए। तो देखिए जो जैसे धारवाड़ चट्टान प्रणाली, विंध्य चट्टान प्रणाली, क्वाटरनरी चट्टान प्रणाली, तृतीयक चट्टान प्रणाली, यहाँ सब उसके मतलब मिलान करना है। ठीक है, तो आंसर पे हम लोग सीधा चलेंगे ताकि समझ में आए कि भाई आंसर सही क्या है। तो दोस्तों सबसे देखिए कूट का प्रयोग करते हुए आंसर को बताना है कि भाई आंसर क्या है। 4 कूट है, अब इसमें से ही हम लोग को समझ में आएगा कि भाई आंसर सही आंसर क्या होने वाला है। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, 92 का ए हो जाएगा, यानी कि ए का 3, बी का 4, सी का ए और डी का 2। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसे ऊपर कर लूँ। पहले देखिए डी का 2 हो जाएगा और ए का बी का 4, यानी कि बी और 4। तो इस तरह सिंपल है, ए का 3 और सी का 1। देखिए यहाँ पर आप मैं लेकर आता हूँ फिर से ताकि आपको समझ में आए। ऐसे ए का 3 हो जाएगा, धारवाड़ चट्टान प्रणाली का हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण जिले में पाई जा सकती है। जबकि बी का 4 हो जाएगा, बलुआ पत्थर। यहाँ पर देखिए 3 के चलते हैं, सी है ना, सी का ए का तो हो जाएगा 3 और सी क्वाटरनरी चट्टान प्रणाली हिमालयी और प्रायद्वीपीय नदियों द्वारा मिट्टी के आदि के तीव्र जमाव से निर्मित है। अब देखिए यहाँ पर बी है, विंध्य चट्टान प्रणाली। तो बी का 4 हो जाएगा, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, डोलोमाइट, क्वार्टजाइट और सेल इस चट्टान प्रणाली के मुख्य घटक है, विंध्य चट्टान प्रणाली के। जबकि डी है, तृतीयक चट्टान प्रणाली जो है ये पश्चिमी चंपारण जिले में पाई जाती है। तो ए का क्या हो जाएगा 3, सी का 1। ठीक है, धारवाड़ चट्टान प्रणाली का होगा सबसे पुराने आर्कियन रॉक सिस्टम का हिस्सा हो गया। बी का हो जाएगा बलुआ पत्थर, चूना 4, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, डोलोमाइट, क्वार्टजाइट और सेल इस चट्टान के प्रमुख घटक है। सी का 1 हो जाएगा, हिमालय और प्रायद्वीपीय नदी द्वारा मिट्टी आदि के तीव्र जमाव से निर्मित है। जबकि डी का हो जाएगा 2, पश्चिमी चंपारण जिले में, यानी तृतीयक चट्टान प्रणाली पश्चिमी चंपारण जिले में पाई जा सकती है। दोस्तों 93 है, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वार नदमुख, समुद्र तट, निकट तटीय पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियाँ, नमक दलदल और मैंग्रोव के 21 द्वीप शामिल है। ठीक है, और उत्तर जो है दोस्तों आपका सीधा है, मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व। कितना जैव विविधता है यहाँ पर, तो सोचिए। नेक्स्ट है 94 में चलते हैं। 94 का क्वेश्चन है, 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित थिम्फू भूटान का स्थानीय समय निर्धारित कीजिए जब ग्रीन बीच 0 डिग्री में दोपहर 12 बजे का समय है। तो जाहिर सी बात है भूटान का समय देशांतर निश्चित करना है, तो क्या होगा। अब देखिए आंसर पे सीधा आते हैं, ए हो जाएगा 6 बजे। ठीक है, 6 बजे। अब देखिए यहाँ पर जो बात है दोस्तों इस तरह समझिए कि द अर्थ रोटेट्स 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड इन 4 मिनट, एक जो है पृथ्वी घूमता है 1 डिग्री 4 मिनट में। तो इस हिसाब से आप जोड़ लीजिए कि 90 डिग्री जो है 90 डिग्री घूमेगा तो 6 घंटा हो जाएगा, है ना। 9 फुजा सोच लीजिए इस तरह से। तो मतलब कि मल्टीपल 1 से करते जाना है, यानी कि एक डिग्री लॉन्गिट्यूड जो है 4 मिनट में तय करता है, तो 90 डिग्री कितना मिनट में तय करेगा। तो जाहिर सी बात है 6 उस समय जब 90 डिग्री पूर्वी देशांतर जब हो जाएगा तो उस समय स्थानीय समय 6 बजे हो जाएगा। अब देखिए 95 में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन के अनुसार जो है आंसर जो है दोस्तों ये वाला है,
चूँकि आंसर मुझे बताना है, बाकी सब गलत है। यानी धारवाड़ चट्टान संरचना में प्राकृतिक गैस पाई जाती है। 96 में चलते हैं, देखते हैं ग्लोब पर 1 डिग्री अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी होती है। 1 डिग्री, ग्लोब पर 1 डिग्री अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं ग्लोब पर, जी हाँ, जो आप देखते हैं छोटा सा या बड़ा सा ग्लोब देखते हैं उस पर। उत्तर है सी, 179 डिग्री, मतलब 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखा 179 रेखाएं होती है। 96 का सी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, एक इस तरह से अगला क्वेश्चन 98 यहाँ ही ले लेते हैं। किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है? किस पठार पर? दोस्तों आंसर है बघेलखंड। बघेलखंड पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय जो निर्धारित किया गया है एक दूसरे को काटती है। इस तरह से देखा जा सकता है दोस्तों कि जो कर्क रेखा है 23.5 डिग्री उत्तरी पर फर्स्ट लाइन और 82.5 डिग्री पूर्वी और जो है 82.5 डिग्री पूर्वी है। तो मतलब कह सकते हैं कि इंटरसेक्ट जो है बुंदेलखंड एरिया वाला आता है। तो ये है। अब 99 पे चलते हैं, लेकिन 99 के पहले जो है 97 को देख लेते हैं। 97 कोसी मैदान की मध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई है। कोसी मैदान, ये तो 97 का सी हो जाएगा। 100 समुद्र तल से 30 मीटर ऊंचाई पर है कोसी मैदान। नेक्स्ट है 98 पे चलते हैं। तो 98 तो हो गया बघेलखंड वाला। 99 उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगा हुआ? तिब्बत सीमा से नहीं लगा हुआ, ये वाला है। तो उत्तर जो है 99 का सी हो जाएगा। अल्मोड़ा जो है तिब्बत सीमा से रह, जबकि उत्तरकाशी, चमोली सब तिब्बत सीमा से लगा हुआ है। नेक्स्ट है 100 नंबर का क्वेश्चन जो है तो अल नीनो। अल नीनो जो है कहाँ, अल नीनो धारा कहाँ प्रवाहित होती है? 100। तो देखिए 100 का ये हो जाएगा प्रशांत महासागर में। एल नीनो धारा प्रशांत महासागर में प्रवाहित होती है। अब देखिए 101 नंबर कोलेजियम प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लंबी चौड़ी है तो विचार कर लीजिए। पहला है सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम एक 5 सदस्यीय निकाय है जिसकी अध्यक्षता भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI करते हैं और इस समय इसमें न्यायालय में कार्यरत 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल है। एक तो ये, और दूसरा नंबर पे संसद ने विधि द्वारा कॉलेजियम प्रणाली का आरंभ किया है। 3 नंबर उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली से की जाती है। और चौथा जो है ये चौथा है तो कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत 1993 में न्यायाधीश PN भगवती के ऐतिहासिक फर्स्ट जज मामले के उपलक्ष्य में की गई थी। चलिए उपयुक्त में से कौन सही है कौन सही नहीं है तो पहले देख लेते हैं। तो ये तो डी हो जाएगा। डी का मतलब होता है कि ऑप्शन ए और ऑप्शन 3, 1 और 3 दोनों। तो यहाँ पर देखिए 1 3 को मैं पढ़ देता हूँ क्या सही है। तो ये तो 1 में है कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम एक जो है 5 सदस्यीय निकाय है जिसकी अध्यक्षता भारत के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश CJI करते हैं और उस समय इसमें न्यायालय में कार्यरत 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। तीसरा जो है कि 1 सही है तो ये वाला आप लिखिए कंप्लीट। फिर तीसरा एक उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली से की जाती है। अब देखिए यहाँ है 102 नंबर में कि भारतीय संविधान के 42वें संशोधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक है इसमें प्रस्तावना के 3 शब्द समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जोड़ा गया। इसमें संविधान में 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। इसने नए निदेशक सिद्धांत जोड़े यानी कि अनुच्छेद 39 से अनुच्छेद 43 से और अनुच्छेद 47। और चौथा है इसके द्वारा राष्ट्रपति को चुनाव आयोग के परामर्श से राज्य विधानसभाओं और मंडलों के सदस्यों को आयोग घोषित करने का अधिकार प्रदान किया गया है। तो दोस्तों आंसर जो है आंसर सी हो जाएगा, यानी कि 2 और 3 जो है सही है। इस तरह से देखा जा सकता है कि इसने संविधान में 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े, ठीक है, और इसने नए जो सही है इसने नए निदेशक सिद्धांत जोड़े यानी कि अनुच्छेद 39 से 43 से और 47, यानी कि जाहिर सी बात है तो ये वाला जो है सही है। अब चलिए 102 के बाद 103 पे चलते हैं। किस समुदाय को अनुसूचित जाति जनजाति के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक विशेषता है?
तो देखिए, आदिम लक्षणों के संकेत, विशिष्ट संस्कृति, बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क में शर्म, पिछड़ापन और भौगोलिक अलगाव। और इस तरह से देखा जा सकता है तो 103 का जो आंसर है 4 ऑप्शन में कौन सा है, तो ये डी हो जाएगा। उपयुक्त जो है सभी को देखा जा सकता है, यानी 1 2 3 4 सभी है। अब 104 नंबर पे आते हैं। 104 नंबर में है दोस्तों, इस तरह से देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचारों का संदर्भ किस देश से लिया गया है? मौलिक अधिकार, तो जाहिर सी बात है आंसर तो आप सभी को पता ही होगा, यूएसए से लिया गया, संयुक्त राज्य अमेरिका से। 5 नंबर 105 में भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है? किस अनुच्छेद द्वारा? 105 का हो जाएगा सी, 17 अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है। फिर देखिए 106 में उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? और उत्तर है ए, राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, राष्ट्रपति के पास है ये। चलिए अब यहाँ 109 नंबर देख लेते हैं यहीं पर कि सूची 1 को राजनीतिक दलों के साथ उनके स्थापना वर्ष जैसे साथ मिलाना है, यानी कब कौन सा पार्टी कब गठित हुआ। तो जैसे भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कब हुआ? भारतीय जो मार्क्सवादी है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भाकपा, बहुजन समाज पार्टी, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस और है ना AITC। तो ये जाहिर सी बात है सबसे लेटेस्ट न्यू पार्टी है। तो देखा जाए आंसर तो पता चल जाएगा कि भाई कब है ये इसकी स्थापना हुआ है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन मैं दूँ बताता हूँ, ये वाला है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए में कौन कौन सा है आप इसे अच्छे से मिला लीजिए कि ए का 1 होगा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी जो है 1964 में स्थापित हुआ, सही है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी जो मार्क्सवादी नहीं है, ये हुआ था 1925 में। बहुजन समाज पार्टी जो ममता बनर्जी उनकी इसका मायावती का, तो ये जो है 1984 में स्थापित हुआ, जबकि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी वाला ये कब हुआ? 1998 में। 2 तो ये 2 को तो इजी है, अभी इन दोनों में ही कन्फ्यूज़न था तो यहाँ पर दूर हो जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इस प्रश्न में दोस्तों 107, 8, 10 को ले लेंगे। ठीक है, तो 107 नंबर में 5वीं अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है? तो आंसर जो है सी, अनुसूचित जनजाति। ठीक है, अनुसूचित जन ST से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया है? देखिए उत्तर जो है बहुत सावधानी से देखना होगा इसे, बी, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में जो है मूल ढांचे का सिद्धांत दिया था सर्वप्रथम। 110 में है, किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाज़त दे सकता है? ठीक है, यानी कि कोई बोलता है अपनी मातृभाषा में तो इजाज़त मिलता है इसको सदन में, अध्यक्ष देगा। वो कौन सा? तो जाहिर सी बात है दोस्तों 110 का सी हो जाएगा, अनुच्छेद 120 है। इस तरह के प्रश्न अच्छे लोग नहीं सॉल्व कर पाएंगे, तो पता ही नहीं रहेगा संसदीय कार्यवाही का क्या अनुच्छेद क्या है, तो वो बहुत एकदम साइड से लिया गया है और लोग फोकस भी नहीं करते हैं। 111 नंबर में RBI के विदेशी मुद्रा भंडार FER में निम्नलिखित में से कौन से शामिल है? पहला, विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां से सोना विशेष आहरण अधिकार SDR है ना, और आरक्षित किस्त स्थिति। तो 111 का जो आंसर है दोस्तों ये हो जाएगा डी, यानी कि उपयुक्त सभी विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां FCA, सोना, SDR और आरक्षित किस्त स्थिति सभी के सभी जो है उपयुक्त शामिल है। नेक्स्ट 113 नंबर में है, लेकिन 13 नंबर को पढ़ लेते हैं कि साथ साथ है। शिशु मृत्यु दर के बारे में कौन सा कथनों पर विचार कीजिए 113 नंबर में। तो देखिए ऑप्शन ए है, मतलब कि एक है विचार करने वाला, या शिशु को जन्म दर से लेकर ठीक 1 वर्ष के आयु के बीच मृत्यु की संभावना जो प्रति देखिए यहाँ पर 1000 नहीं, एकाएं दहाएं सैकड़ा हज़ार 10,000 जो 10,000 जीवित जन्मों पर व्यक्त कर की जाती है, जो कि जाहिर सी बात कोई भी गणना जो होता है 1000 पर होता है। वर्ष 1950 में शिशु मृत्यु दर 189.6 थी, वर्ष 2019 में शिशु मृत्यु दर 30 थी। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया RGI के सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम SRS के बुलेटिन के अनुसार उत्तर प्रदेश 2019 में सबसे अधिक मृत्यु दर वाला राज्य था। अब बताइए कौन सा आंसर जो है सही होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर जो है यहाँ पर आ जा रहा 2 और 3, यानी कि ये वाला जो सही है कि ये बस ये 2, 3, केवल 2 और 3 जो है सही है। 1950 में जाहिर से 10,000 वाला तो होगा नहीं,
1950 में शिशु मृत्यु दर 189.6 थी और 2019 में शिशु मृत्यु दर 30 थी। बस इतना ही समझिए, आंसर है आपका। अब देखिए नेक्स्ट देखिए, सबसे जो कम मृत्यु अधिक मृत्यु दर वाला है जो राज्य है वो मध्य प्रदेश है, ठीक है, मध्य प्रदेश। तो इसलिए यहाँ यूपी दिया गया जो कि गलत ही है। अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ 1000 वाला बात होना चाहिए। अगर 1000 रहता तब कुछ सही रहता, लेकिन 1000 नहीं 10,000 दे देगा। छोटे छोटे बदलाव करके ये यूपीएससी का पैटर्न है। यूपीएससी के क्वेश्चंस को अगर आप जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं वो अच्छा जो है यहाँ कर पाएंगे। तो चलिए ये तो आंसर यहाँ से कलेक्ट कर लीजिए, 2-3 बोला। 112 नंबर में चलते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन, उत्पत्ति के नियम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये 4 कथन दिया गया है, 1 2 3 4, और आंसर सीधा मैं बता दूं ताकि समय बचे। और ये बहुत ही लंबा है। और तो 113 के बाद 114 नहीं 112 नंबर का है ना, तो 112 नंबर में डी हो जाएगा। डी का मतलब है दोस्तों उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी जब है तो आप अच्छे से पढ़ लीजिए। उत्पत्ति के नियम किसी उत्पाद के राष्ट्रीय स्रोत को निर्धारित करने के लिए आवश्यक मानदंड है। दूसरा, उत्पत्ति के नियम यह सही है। इस तरह से आप चारों देखते हैं, चारों आप पढ़ लीजिए। उत्पत्ति के नियम कस्टम एजेंसियों को यह जानने में मदद करते हैं कि किसी दिए गए उत्पाद पर कौन से नियम और कौन से शुल्क लागू होते हैं। इनका उपयोग व्यापार सांख्यिकी के प्रयोजन के लिए किया जाता है। उनका महत्व तथा इस तथ्य को प्रमाणित होता है कि कई मामलों में कर और प्रतिबंधित आयातों के स्रोतों पर निर्भर करते हैं। तो इसलिए चारों जगह तो 14 नंबर को देख लेते हैं जो कि साथ ही साथ चल रहा है। तो दोस्तों, एक अवधारणा के रूप में मानव पूंजी निर्माण की बेहतर व्याख्या एक प्रक्रिया के संदर्भ में की जाती है जो सक्षम बनाती है। 1 किसी देश के व्यक्तियों द्वारा अधिक पूंजी संचय करने को। 2 ज्ञान में वृद्धि करने को। 3 कौशल स्तरों पर वृद्धि करने को। 4 देश के लोगों को ज्ञान कौशल स्तरों और क्षमताओं में वृद्धि करने को। तो 1 2 3 4, और देखिए यहाँ पर जो आंसर है डी हो जाएगा। डी का मतलब केवल जो है 4 ही सही है, यानी कि ये 4 में से 4 ऑप्शन में से एक सही है। मानव पूंजी निर्माण की बेहतर व्याख्या जो देश के लोगों के ज्ञान कौशल स्तरों और क्षमताओं में वृद्धि करने को लेकर है। हो गया ना। अब देखिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दिवाला शोधन क्षमता के संबंध में निम्नलिखित कथन पर। तो देखिए जो है 2 और 3 यहाँ पर जो है आंसर, मैं सीधा आंसर ही पढ़ दे रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए और 2 जो है सही हो जाएगा। क्या शोधन अक्षमता से तात्पर्य उस वित्तीय स्थिति से है जिसमें कोई व्यक्ति या संस्था बकाया होने पर अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ होता है। दूसरा, दिवाला एक कानूनी प्रक्रिया को संदर्भित करता है जहां देनदार की संपत्ति लेनदार के लाभ के लिए समाप्त या पुनर्गठित की जाती है। तो 1 2 सही है। 17 नंबर में चलते 117 नंबर का डी हो जाएगा। यहाँ भी आंसर जैसे इसमें डी है। उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन PLI योजना के बारे में निम्नलिखित कथन में विचार कीजिए। तो यहाँ पर देखिए कथन जो है इस तरह से है, और आंसर को समझते हुए देखिए 117 में डी है और डी का आंसर 2 और 3 है। ठीक है, 2 और 3, यहाँ भी 2 3 और यहाँ दोस्तों 1 3 है। तो चलिए 2 3 क्या है इसको मैं पढ़ दूँ आपके लिए ताकि आपको समझ में आए। 2 3 इस योजना में आवेदकों की श्रेणियाँ की 2 श्रेणियाँ हैं। क्वेश्चन भी आपको दिखाना होगा, तो क्वेश्चन ही नहीं यहाँ पर आएगा दोस्तों। 2 3 में इस योजना में आवेदकों की 2 श्रेणियाँ हैं, वैश्विक कंपनियाँ और घरेलू कंपनियाँ। यह योजना पात्र, दूसरा है 3रा नंबर, यह योजना पात्र कंपनी को 6 वर्षों की अवधि के लिए भारत में निर्मित और लक्ष्य श्रेणी में शामिल वस्तुओं को शुद्ध वृद्धिशील बिक्री आधार वर्ष पर लगभग 8% और औसत प्रोत्साहन प्रदान करती है। तो 2 3 हो जाएगा। 116 नंबर में दोस्तों कि औद्योगिक नीति संकल्प किस वर्ष अपनाया गया, और आंसर है 116 का ए हो जाएगा। 1956 में औद्योगिक नीति संकल्प जो है 1956 में अपनाया गया है। तो दोस्तों बीपीएससी की अब तैयारी छोड़कर जो शुरुआती करते हैं उनको यूपीएससी की तैयारी करना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी के ही पैटर्न पे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो बस आप छोड़िए बीपीएससी और यूपीएससी की तैयारी कीजिए, क्योंकि जब आप यूपीएससी में नहीं हो पाएगा तो बीपीएससी तो है ही, साथ साथ दोनों की तैयारियाँ करिए आप। अब देखिए 118 में स्वामित्व योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, और आंसर पे सीधा चलते हैं। 18 का जो आंसर है दोस्तों वो बी हो जाता है, यानी कि 1 और 3
एक 3 हो जाएगा। तो इस तरह से देखा जाए तो एक यह खान मंत्रालय के दायरे में कार्यरत एक केंद्रीय योजना है। और 3 है ये CORS का मतलब क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग है। तो ये हो गया 100 जो है 18 का स्वामित्व योजना के संबंध में यही 2 बातें सही है। अगला प्रश्न पे चलते हैं 119 नंबर में। ये देखिए ये क्वेश्चन सबसे अच्छा है कि किसी वित्तीय आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 360 को लागू करने के कौन से कारण हैं, क्या परिणाम होंगे। और उत्तर है ए हो जाएगा। वो ए में कौन सा है ये भी समझ लीजिए। ए में दोस्तों 1 3 4 हो जाएगा। तो देखिए चौथा पहले पढ़ लेते हैं। चौथा जो कि यहाँ पर है 1 3 4। तो देखिए 3 4 को यहाँ पर देख लेते हैं। ये देखिए ये राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के जजों के साथ संघ मामलों के संबंध में सेवारत सभी की या किसी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन भत्ते को कम करने का आदेश दे सकते हैं, ये बात ठीक है। या चौथा राज्य विधानमंडल द्वारा पारित होने के बाद धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखी जाएगी, ये भी सही है। जबकि ये पहला की बात करते हैं कि भाई एक यहाँ तो 1 3 4 है ना, पहला की बात करते हैं। पहला क्या है इसको भी समझ लीजिए। तो पहला है दोस्तों राष्ट्रपति राज्यों और राज्यों को राज्य के मामले के संबंध में सेवारत सभी या किसी वर्ग के कर्मचारी को वेतन भत्ते को कम करने का आदेश दे सकते हैं। तो वही बात है, यहाँ भी वही है 1 3 4 में। और यहाँ भी देखिए थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं, समझ में आए। 1 हो गया यहाँ। और यहाँ देखिए यहाँ भी वही राष्ट्रपति यहाँ उच्चतम मतलब कि कर्मचारी नहीं बल्कि जज का भी है ना, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय से भी जज का भी मतलब कई राउंड में कई लोगों का 1 3 4। अब आगे चलिए 120 नंबर में देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कारक संभावित रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति जनित मंदी का योगदान कर सकते हैं। 120 का डी हो जाएगा। डी का मतलब क्या होगा ये पहले समझ लीजिए। डी में कौन सा आंसर है दोस्तों 1 2 3 4 सभी है। तो सभी है तो सभी को यहाँ पर टिक लगाते हुए मैं यहाँ पर वापस आता हूँ और क्वेश्चन आंसर जो आंसर है कि कौन से कारक संभावित रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति जनित मंदी में योगदान कर सकते हैं। तो ये 1 2 3 4 सभी है। सरकारी खर्च में वृद्धि के कारण उच्च मुद्रास्फीति दबाव, सरकारी खर्च में नहीं करना चाहिए इसलिए ज़्यादा, औद्योगिक उत्पादन में गिरावट और आर्थिक विकास से बेसुस्ती, कुल मांग और उपभोक्ता खर्च में कमी, घरेलू मुद्रा की वृद्धि के कारण निर्यात और प्रतिस्पर्धात्मकता में कमी, है ना। तो 21 नंबर में दोस्तों यहाँ जो आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI की प्रवृत्ति का वर्णन करता है। और आंसर हो जाएगा इसका देखिए ऑप्शन जो है यहाँ पर ऑप्शन है केवल 4। इस तरह से केवल 4 की अगर बात करें तो कमज़ोर वैश्विक आर्थिक स्थिति के कारण इसमें कमी आई है। कमज़ोर वैश्विक आर्थिक स्थिति के कारण इसमें कमी है FDI में, ठीक है। अब देखिए प्रश्न 124 में चलते हैं। वैश्विकरण और भारत पर इसके प्रभाव के बारे में निम्नलिखित कथन में कौन सा कथन सत्य नहीं है। सत्य कथन नहीं है ये चुनना है। सत्य नहीं है कौन सा इसको चुनना है। और 124 का दोस्तों आंसर हो जाएगा सी, ये सत्य नहीं है। निर्यात में वृद्धि आयात में वृद्धि से अधिक है। निर्यात में वृद्धि जो है आयात में वृद्धि से अधिक है। यानी कि कहने का अर्थ है कि निर्यात जो हो रहा है वो आयात से अधिक है। गलत बात है, बाकी सब सही है, ठीक है। अब अगले प्रश्न में चलते हैं। तो 125 देखते हैं 122 में बिहार के गया जिला का वर्तमान जनसंख्या कितना है। अब ये जनगणना जो हुआ था जातीय जनगणना उस पर आधारित नहीं है, ये जाहिर सी बात है 2011 के अनुसार ही होगा। तो 122 में ये देखिए डिलीटेड कर दिया गया बिहार के जातीय जनगणना के कारण शायद इसे डिलीटेड कर दिया गया क्योंकि कहीं ना कहीं जो आबादी है आगे पीछे है और गणना भी नहीं हुआ कैश का, इसलिए इस क्वेश्चन को डिलीट 2 क्वेश्चन जो अब तक डिलीट कर दिए गए हैं। अब देखिए 125 नंबर में संघ सरकार के वित्त में नवीनतम विकास के बारे में लिखित कथन पर विचार कीजिए और सही आंसर पहले पढ़ लेते हैं। 125 का हो जाएगा दोस्तों ए, केवल एक सही है, ठीक है। एक यानी कि ये जो है महामारी वित्तीय वर्ष
21 के दौरान संघ सरकार का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 9.2% तक पहुंच गया था। यही है आंसर हमारा 125 नंबर का। उसके बाद 123 नंबर में चलते हैं। 123 नंबर का देखते हैं क्वेश्चन। ये दोस्तों, केंद्र सरकार के गैर योजना व्यय के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? और ये आंसर है दोस्तों ए, सिर्फ कथन व्यय और ब्याज भुगतान पर होता है। केंद्र सरकार के गैर योजना व्यय जो है व्यय ब्याज भुगतान पर होता है। अगला प्रश्न पे चलते हैं 124-25 पे। तो 25 हो गया। 26 पे आइए दोस्तों। 1857 के विद्रोह की विफलता के निम्नलिखित कारण थे। एक, अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता। दूसरा है कि विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम विचारधारा नहीं थी। समाज के सही वर्गों का समर्थन का अभाव था। क्या आंसर है? 124 का सी हो जाएगा। और सी में कौन सा है देखिए, उपयुक्त सभी। ठीक है, यानी कि तीनों जो है ये तीनों कारण था विफलता का। अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता भी कारण था, और विद्रोहियों के पास कोई एकीकृत कार्यक्रम या विचारधारा नहीं थी। समाज के सही वर्गों से समर्थन का अभाव था। अब 128 में चलते हैं। 1937-38 के दौरान बिहार में बर्खास्त आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया था? तो दोस्तों ये स्वामी बर्खास्त आंदोलन, थोड़ा सा समझ लीजिए, कृषि आंदोलन से संबंधित है बर्खास्त। तो स्वामी सहजानंद द्वारा, नाम बदल देने से घबराना नहीं है। ठीक है, बर्खास्त आंदोलन। 129 में चलते हैं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करिए। 1 2 3 क्रम दीजिए। सब बिल्कुल जो है क्वेश्चन जो यूपीएससी पर आधारित है, तो निश्चिंत हो जाइए। अब यूपीएससी की तैयारी ही करना ज़्यादा श्रेष्ठकर होगा, ताकि दोनों कवर अप हो जाए। तो यहाँ पर बी हो जाएगा सही आंसर, बी। 129 का बी। और इस तरह से मिला सकते हैं। पहले हुआ था दोस्तों सूरत विभाजन 1907 में। ठीक है, उसके बाद हुआ था पार्लियामेंटो सुधार 1909 वाला। और उसके बाद है होम रूल आंदोलन। ठीक है, होम रूल आंदोलन 16 और खेड़ा सत्याग्रह 18, मतलब ये खेड़ा सत्याग्रह जो 3 में है, ये 18 में हुआ था। तो 129 हो गया। अब अगले प्रश्न में चलते हैं। 129 के बाद 127 देखेंगे, 130 देखेंगे। तो 127 इस तरह से, बिहार का वह रसोइया जिसने 1917 में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल करने उनके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी। अब ऐसा बात शायद मुझे भी नहीं, आपको भी नहीं पता होगा कि बिहार का वह कोई रसोइया था जिसने 1917 में जब जयसी चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी की हत्या के प्रयास को विफल कर उनके भोजन में मिले जहर से उनकी जान बचाई थी। ये कौन थे? जाहिर सी बात है, नाम तो सब जानना पहचाना ही रहता है, लोग जानते भी है। बटक मियाँ सभी लोग जानते हैं, लेकिन ये जहर वाली बात मुझे भी नहीं पता था, तो शायद आप लोग को भी नहीं पता होगा। बटक मियाँ का नाम मैं जान रहा हूँ, लेकिन कैसे जब ध्यान में नहीं। 130 नंबर में लॉर्ड लिटन निम्नलिखित में से किस से संबंधित नहीं है? तो देखिए यहाँ डी है, एल्बर्ट बिल से संबंधित नहीं है। लॉर्ड लिटन एल्बर्ट बिल से संबंधित नहीं, जबकि स्टैची कमीशन शस्त्र अधिनियम वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट से संबंधित है ये। 131 में बक्सर की लड़ाई के बाद किस संधि पर हस्ताक्षर किए गए? तो दोस्तों जाहिर सी बात, इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर हुआ। अब यहाँ देखिए 134 नंबर में भी आ जाइए। सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। बिहार के कौन से प्रमुख नेता बिहार केसरी के नाम से जाने जाते हैं और उन्हें भारत छोड़ो आंदोलन के में सक्रिय रूप से भाग लिया? बिहार केसरी कौन नहीं जानता, बताइए क्या होगा आंसर? यहाँ तो श्री कृष्ण श्री को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है, इसलिए आंसर ये हो गया 134 का। अब 132 वाले क्वेश्चन को देखते हैं। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष पटना में अपना कारखाना स्थापित किया? आंसर है तो 1632 में अपना कारखाना डच ईस्ट इंडिया ने स्थापित किया था। इसके बाद देखिए यहाँ पर है, ये आ गया हमारा 135, 133 भी यहाँ ले लेते हैं। तो निम्नलिखित में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को हथियार के रूप में सर्वप्रथम प्रयोग किया? सबसे पहले भूख हड़ताल किया था कब? 133 का सी, अहमदाबाद हड़ताल में जो आंदोलन हुआ था, इसमें भूख हड़ताल किया था, हथियार के रूप में प्रयोग किया। 135 चंपारण आंदोलन के जन आंदोलन की प्रतिक्रिया में ब्रिटिश सरकार ने इस मुद्दे के समाधान के लिए कौन सा कदम उठाया? दोस्तों आंसर है सी, चंपारण कृषि समिति की स्थापना की थी। यही कदम ब्रिटिश सरकार ने उठाया था।
जिसके तहत जो है किसानों को रियायतें और फायदे मिले। नेक्स्ट है क्वेश्चन, चलिए यहाँ दोस्तों मिलान करना है सूची 1 और 2 में, इस तरफ सूची 1 और इधर देखिए मतलब कि कौन किसने स्थापित किया ये है। तो चलिए यहाँ पर समझ लेते हैं। भारत सेवक समाज, तत्वबोधिनी सभा, आत्मीय सभा, इजी है, लोग कर भी लेंगे। आंसर भी यहाँ पर है दोस्तों इस तरह से, 1 का 2 हो जाएगा भारत सेवक समाज गोपाल कृष्ण गोखले, फिर तत्वबोधिनी सभा देवेंद्रनाथ टैगोर, और आत्मीय समाज, आत्मीय समाज हो गया राजा राम मोहन राय। तो केशव चंद्र सेन ऐसे ही रह गए। फिर 138 में देखिए कि इनमें से कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे कौन, तो आपको पता ही हो कौन नहीं है। तो देखिए कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे तो वो थे जे एंड्रयूज, ठीक है, जबकि पी लॉरेंस एबी अलेक्जेंडर थे इसमें। नेक्स्ट है 139 सुरक्षा वॉल्व सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए की गई थी। उपयुक्त विचार किस नेता के थे, ठीक है। ये बहुत ही बड़ा सिद्धांत है सुरक्षा वॉल्व का सिद्धांत। एक इस चैप्टर पर जो है मुझे 3 से 4 दिन हमारे कॉलेज में हमारे प्रोफेसर ने लेक्चर दिया था, तो जाहिर सी बात है सुरक्षा वॉल्व सिद्धांत। 139 का बी हो जाएगा, लाला लजपत राय ने ये दिया था, उनका ही विचार था सुरक्षा वॉल्व सिद्धांत। चलिए 140 पे चलते हैं। यहाँ 137 भी तो है। अब देखिए अंबाबाई एक स्वतंत्रता सेनानी, भारत के किस राज्य की थी अंबाबाई? उत्तर सी कर्नाटक की थी। अंबाबाई कर्नाटक की स्वतंत्रता सेनानी थी। 40 निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए गए थे? मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट, दम याद होगा ना। जी हाँ, कराची अधिवेशन 1931, कारावी नदी किनारे वाला, जवाहरलाल नेहरू ने इस प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था। दोस्तों अब जो है 40, 41 से लेकर 50 तक जो है 10 क्वेश्चन जो है मैथ के हैं। तो मैथ वाला क्वेश्चन तो भाई जो मैथ जानते हैं वे तो बनाएंगे ही। कुछ रीजनिंग के भी क्वेश्चन है जैसे इसमें दिया गया है, तो आप सीधा मैं यहाँ आंसर बताते चलूँगा। 141 का आंसर हो जाएगा सी। अब इसको सॉल्व करते रहिए। 143 का आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। चलिए 144 का आंसर हो जाएगा डी। 142 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर 142 पहले लेते हैं। 142 का आंसर हो जाएगा डी। 145 का आंसर हो जाएगा बी। ये श्रृंखला है, सीरीज वाला है क्वेश्चन, यहाँ पर जो है डायरेक्शन वाला है, तो अलग अलग है सब। इसे रीजनिंग का ही दिया गया, मैथ जो है कम ही है। अब अगले पे देखें तो लोगों को इसमें रुचि भी हो सकती है ये रीजनिंग में, मैथ नहीं है रीजनिंग ही है। 146 में हो जाएगा बी 77। 148 का ए हो जाएगा, ये देखिए जो है ना कूट का मतलब मज़ा आएगा, लेकिन समय आपके पास है ही कहाँ इसका मज़ा लेने को, क्योंकि क्वेश्चन तो इधर पहले ही से उतरे हैं, तो जो जानते हैं बस उतना ही बनाएंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अब देखिए 149 का सी हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 149 का। क्वेश्चन है आपके पास, आंसर यहाँ पर दिया गया है, तो आप पढ़ सकते हैं इसे कंप्लीट। वीडियो को पॉज करके एक देखिए दिए गए 147 का आंसर जो है डी हो जाएगा। डी में कौन सा है इसको समझिए। डी में आंसर ना तो 1 होगा ना तो 2 होगा, कोई नहीं होगा, ठीक है। ना तो 1 और ना ही 2 कथन का अनुसरण करता है, यानी डी। 147 से क्या होगा डी। यहाँ कथन का निष्कर्ष दिया गया था, इसका आंसर डी हो जाएगा। अब 149 हो गया। 150वां नंबर क्वेश्चन ये है दोस्तों, ए ऑप्शन ये रहा 5.34। दोस्तों यही था 105 150 तक के प्रश्न आपने देखे, और चूँकि ये हमेशा आप देखे न देखे, और अगर कोई देखना चाहता है तो उनको भी बताइए कि भाई जो है 19 सेंट में जो है आपको पूर्व के क्वेश्चंस प्लस
जो मेरे एक्सपीरियंस है, और पहले वाले तो और बहुत सारे ऑप्शन के साथ मैंने डील किया है। चूँकि वीडियोस लंबी न हो इसलिए मैंने शॉर्ट किया है ना। लंबे वीडियो में और भी डिटेल में ये सब समझा कर जो ऑप्शन जो छूट जा रहे हैं उसको भी मैंने किया है। चूँकि ये बहुत ही हार्ड क्वेश्चन है, कहा जा सकता है यूपीएससी लेवल के क्वेश्चन है। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। आपने अगर मिस किया है हमारा इसका पहले वाला पार्ट को, तो ये भी यहीं पर आपको ये पहला पार्ट भी मिल जाएगा। तो इसका मज़ा लीजिए और सीखिए, बीपीएससी की तैयारी करते रहिए। हमारे पास बहुत सारे पहले से वीडियोज़ है जो कि बहुत ही एस्थेटिक वीडियो मैं डालता हूँ, और कुछ करंट्स के भी, तो करंट को छोड़कर एस्थेटिक वीडियो को आप फॉलो करिए। दोस्तों इस वीडियो में बने रहने के धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आपको आने वाली परीक्षा के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं अभी से ही, ताकि आप परीक्षा में सफल हो। ठीक है, फिर से एक बार मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद।